हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अमन सर की पाठशाला में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कहा भी था, चाहे मैंने भी कहा था कि आइए इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, थोड़ा जनरल साइंस भी पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस, थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आप लोग की वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक चीज और है, पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां अगर कोई चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया तो उसका आपने पूरा जो बायोग्राफी है, उसका जो हिस्ट्री है, आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में उन बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो किसी किताब में ना मिल रहा है। आप कहेंगे कि किसी किताब में मिलता है, हर एक कॉन्सेप्ट किताब से ही निकल के आता है, लेकिन अब ये है कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है, किस राइटर की किताब पढ़ी है। सपोज करिए आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर दे रहे हो तो क्वेश्चंस के पूछने का थोड़ा डेप्थ तो देखिए कि कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम मुगल वंश आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1530 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1530 में। तो आज हम मुगल, ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा लेंथ में छोटा होगा क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है, लेकिन मैं इस वीडियो में यकीन मानिएगा ऐसी ऐसी चीज आपको देने वाला हूं, ऐसे ऐसे नाम देने वाला हूं, आप लोगों ने कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो आपके पास बुक्स होगी, ठीक है, उसमें इतना डीप में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए और जरा कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर, ये जो आपने बताया है वो बहुत ही यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मुगल वंश की। ये मैंने जानबूझ के ये टॉपिक लिया है क्योंकि मुगल वंश के बारे में टीवी सीरियल से देख के थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी है। तो सीखने का जो प्रोसेस होता है वो इजी टू टफ होता है। सबसे पहले आसान चीजों को हम जानते हैं, उसके बाद हम चलते हैं टफ चीजों की ओर। पहले ही टफ में चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए उबाऊ हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और रेगुलर पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप प्रतिदिन अगर 25 to 30 क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं, अगर 25 प्रश्न भी आप प्रतिदिन अगर तैयार करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक महीने में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो 7500 होंगे, 750 होंगे, 750 होंगे। अगर 30 तैयार करते हैं तो 900 क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप एक साल अगर कंप्लीट पढ़ लेते हो तो समझ के चलिए कि आपके पास 4 से 5000 क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आने हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं मुगल वंश और उनके संस्थापक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो फाउंडर थे, यानी कि इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो कौन है? तो दोस्तों, इनके संस्थापक के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते होंगे बाबर। क्या जानते होंगे? बाबर। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा कि बाबर था। हो सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसके आंसर में ऑप्शन में बाबर न दिया गया हो सकता है कि इसका जो पूरा, बाबर का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना 1530 में होती है, और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपको पता है कि बाबर है। अब हम जानते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन। क्या था? जहीरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, बाबर। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब जरा मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग नोट भी करते जाइएगा।
कि मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी उनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर उनका नाम किसने रखा? उनका नाम बाबर किसने रखा? उनका नाम बाबर किसने रखा? ये पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोग को मालूम है तो जरा कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि बाबर, इनका नाम बाबर किसने रखा। ठीक है, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये जो नाम था वो किस लैंग्वेज में था? ये जो नाम था वो किस भाषा में था? ये आपके लिए प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है और ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। आप ध्यान से देखो, बाबर जो नाम था वो किसने रखा, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो किस लैंग्वेज में था। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आ गए, मैं इसका आंसर आपको दूंगा, लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मुझे भी पता चले कि जो मैं बता रहा हूं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है या आप लोग पहले से इसको जानते थे। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी को। कब हुआ था? 14 फरवरी, ठीक है, 1483 में। अब देखिए, बाबर का जो जन्म हुआ था वो बाबर, ठीक है, 14 फरवरी, ठीक है, 1483 ईस्वी को पैदा हुआ था। और 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे, आप सबको पता है, आधुनिक इंडिया कहिए या आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड कहिए, इसमें कोई भी तारीख याद हो या ना हो, लड़कों को वैलेंटाइंस डे कब है, रोज डे कब है, हग डे कब है, किस डे कब है, फादर्स डे कब है, मदर्स डे कब है, टीचर्स डे कब है, चिल्ड्रंस डे कब है, ये सारी चीजें उनको याद रहती है। चॉकलेट डे कब है, फ्रेंडशिप डे कब है, वगैरह वगैरह, ये चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे जो जन्म हुआ था बाबर का वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अब जरा हम बात करते हैं कि इसका बर्थ प्लेस क्या है। इसका बर्थ प्लेस क्या है, यानी कि जन्म स्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लेते हैं, जरा इसको बोलते हैं बर्थ, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बर्थ प्लेस। क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस। यानी बाबर का जो जन्म स्थान था वो कहां पे था? कितने लोगों को मालूम है, जरा कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ताकि हमको जानकारी हो कि आप लोगों को हाँ ये जानकारी है कि बाबर का जन्म कहां पे हुआ था। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगना में हुआ था। ठीक है, आप लोगों का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, आप लोगों का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये फरगना जो है वो ऑप्शन में नहीं है, फरगना, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपकी परीक्षा में कि बाबर का जन्म यहां हुआ था और आपके पास 4 विकल्प दे दिए गए, और सपोज करिए कि उन चारों विकल्पों में फरगना नाम का कोई ऑप्शन ही, कोई विकल्प ही आपको नहीं मिला है, फिर आपका आंसर क्या होगा? तब तो कंफ्यूजन होगा ना। अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता रहा हूं, ये जो फरगना है, ठीक है, इस फरगना को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मावरा उन्हर। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मावरा उन्हर। आप याद रखें, ये जो है 2016, ठीक है, नेट का क्वेश्चन भी है। ये 2016 के नेट की परीक्षा में, यानी कि जेआरएफ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फरगना को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मावरा उन्हर। ठीक है, या अगर वो भी आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको ऑप्शन में होगा ट्रांस, ठीक है, आक्सियाना, ट्रांस आक्सियाना। तो आप याद रखो, फरगना को हम मावरा उन्हर भी कहते हैं, और फरगना को हम क्या कहते हैं? फरगना को हम ट्रांस आक्सियाना भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये पहला नाम हो गया, ये आपका दूसरा नाम हो गया, और ये आपका तीसरा नाम हो गया। नाम को याद रखना बड़ा कंपलसरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्या पूछेगा आपको भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए, इसका नाम है, आप लोग समझ गए। अब जरा मैं बताता हूं कि सपोज करिए कि क्वेश्चन आया है कि बाबर का जन्म इनमें से हुआ था। अब जरा मैं ऑप्शन देता हूं कि फरगना, मावरा उन्हर और ट्रांस आक्सियाना, इनमें से कोई भी नहीं है।
इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपकी क्वेश्चन में, आपकी परीक्षा में, तब क्या करेंगे? तब फिर दिक्कत होगी ना। आप कहेंगे कि ये तो हमने फरगना पढ़ा था तो वो दिया ही नहीं, हमने मावरा उन्हर पढ़ लिया तो ये तो दिया ही नहीं, हमने ट्रांस आक्सियाना भी पढ़ लिया तो ये भी नहीं दिया, तो अब कहाँ हुआ था उसका जन्म? ठीक है, तो दोस्तों मैं बताता हूं कि ये जो फरगना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आंधीजन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आंधीजन। ठीक है, आप नाम याद रखिए, नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि हाँ ये आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब जरा मैं बताता हूं, ये जो आंधीजन है, ठीक है, ये जो बाबर का बर्थ प्लेस है, इसका जो जन्म स्थान है, ठीक है, अब इस पूरे वर्तमान संसार में कहाँ ठहरता है, कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मैं बता दूं, इसको हम बोलते हैं उज्बेकिस्तान। क्या बोलते हैं? उज्बेकिस्तान। दोस्तों बाबर का जो जन्म स्थान है, ठीक है, वो अब कहां पड़ता है? तो वो आपका अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आप लोग अगर मुगल वंश के बारे में पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उज्बेक। क्या सुना होगा? उज्बेक। भोजपुरी में उसको कहते हैं उज्बुक। क्या कहते हैं? उज्बुक। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे उज्बेक है तो इसको बोलते हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान एक देश है जहां से ये बिलोंग करता था। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये जो बाबर का जन्म हुआ था वो 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में, ठीक है, एक छोटी सी जागीर थी जिसका नाम क्या था? फरगना था। उस फरगना को आप मावरा उन्हर भी कह सकते हैं, उस फरगना को आप ट्रांस आक्सियाना भी कह सकते हैं, और इस फरगना को हम क्या कहते हैं? आंधीजन कहते हैं। और ये आंधीजन दोस्तों अब कहां पड़ता है? तो ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और उज्बेकिस्तान क्या है? तो एक देश है। ठीक है, चलिए अब जरा ये अगर हो गया तो जरा अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं तो जरा इनके बारे में और चीजें हम कुरेदने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे इसको सॉल्व करने में, इसको जरा समझने में। अब जरा इसके बाद की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, मैंने 2 प्रश्न आप लोगों से पूछा कि बाबर नाम किसने रखा, और अगर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है तो किस लैंग्वेज में है, यही हमने पूछा था आप लोगों से ना। आते हैं जरा, सबसे पहले अगर हम लेते हैं बाबर, क्या लेते हैं? बाबर। तो बाबर से 2 चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लेते हैं पिता। क्या लेते हैं? पिता। और यहां पे क्या लेते हैं? माता। दोस्तों इनके पिताजी कौन थे? तो ये थे उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था उनका? तो उमर शेख मिर्जा। और इनकी जो माता थी, इनका नाम था, ठीक है, कुतलुग, कुतलुग निगार खां। कई किताबों में देखिएगा खां को यहाँ पे खानम लिखता है। क्या लिखता है? खानम। हो सकता है कि आप लोग की परीक्षा में खां की जगह पे क्या दे दे? कुतलुग निगार खानम भी लिख सकता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जरा कभी पूछ लिया कि बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, बाबर की माता का नाम क्या था? तो कुतलुग निगार खां था। अब जरा मैं बता दूं, अब जरा आप क्वेश्चन याद रखिए कि ये पूछेगा क्या। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है मिर्जा। क्या लिखा हुआ है? मिर्जा। कभी प्रश्न पूछता है कि बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी, प्रश्न पूछता है कि बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी, तो आपका आंसर क्या होगा? बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? तो बाबर की जो पैतृक उपाधि थी, पैतृक उपाधि, ठीक है दोस्तों, बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो क्या थी? तो मिर्जा थी। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले, ठीक है, 1507 से पहले जो बाबर था वो किसकी उपाधि धारण करता था? वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। ठीक है, मिर्जा की उपाधि धारण करता था। बाद में इसने इस मिर्जा की उपाधि को क्या कर दिया? छोड़ दिया, जब उसने काबुल और कंधार पर
ठीक है, 1504 और 1507 में अधिकार कर लिया, अधिपत्य कर लिया, काबुल और कंधार की विजय प्राप्त कर लिया, तब उसने मिर्जा की उपाधि को छोड़ दिया और कौन सी उपाधि इस्तेमाल कर लिया, बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपका जो पहला प्रश्न है वो याद रखें, बाबर की पैतृक उपाधि कौन सी थी, तो आपका आंसर कौन सा होगा, मिर्जा। ठीक है, अब जरा प्रश्न पूछता है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। कौन सा वंशज था? तैमूर का पांचवा वंशज था। किसका? बाबर प्रश्न पूछता है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का कौन सा वंशज था, तो तैमूर का कौन सा वंशज था दोस्तों, तो पांचवा वंशज था। लेकिन प्रश्न यह भी पूछता है कि बाबर अपनी माता की ओर से, ठीक है, चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था दोस्तों, तो 14वां वंशज था। आप इसको ध्यान दीजिए, वो चंगेज खां का 14वां वंशज था, ठीक है, और पिता की ओर से, ठीक है, अपने पितृपक्ष का कौन सा वंशज था, 5वां वंशज था। तो ये आपसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए, इसको कहीं आप नोट्स बनाते जाइए और अब बताइए कि हाँ, बाबर के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सही है या गलत है। जो अतिरिक्त जानकारी है, जो खतरनाक चीजें हैं, वो आपको मिल रही है कि नहीं, जो परीक्षाओं में आपको हेल्प करेगी, आप बाकी स्टूडेंट से आपको मीलों आगे रखेंगे। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखते रहिए। चलिए, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है, कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ये जो जानकारी है आपको किसी भी वनडे के एग्जाम में आपको मिल सकती है। ठीक है, अब जरा मैं चलता हूं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको बताना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आज पहला डेमो क्लास में दे रहा हूं बाबर जो है, ठीक है, वो क्या था, बाबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या था। तो मैं बता दूं एक छोटी सी चीज, ठीक है, बाबर जो था दोस्तों मंगोल प्रजाति का था। ठीक है, मंगोल, इसको हम बोलते हैं मंगोलियन। क्या बोलते हैं, मंगोलियन। ठीक है, मंगोल को ही क्या बोलते हैं, मंगोलियन प्रजाति का था, मंगोलियन प्रजाति का था। बाबर मंगोलियन प्रजाति का था। ठीक है, और दोस्तों इस मंगोल को फारसी में क्या कहते हैं, तो फारसी में इसको, ठीक है, मुगल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुगल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया कि बाबर जब यहां पे आया तो उसने मुगल वंश की स्थापना क्यों की, ठीक है, उसको मुगल क्यों कहा जाता है। आजकल जितने सारे क्वेश्चंस इजीली पूछे जाने वाले थे वो पूछे जा चुके हैं। अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कभी किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उन सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिए और सीखिए। प्रश्न पूछेगा कि बाबर को मुगल क्यों कहते हैं, बाबर को मुगल क्यों कहते हैं, तो आंसर आएगा क्योंकि बाबर एक मंगोल प्रजाति का था। ठीक है, और मंगोल को फारसी में, किसको, मंगोल को फारसी में क्या कहते हैं, तो उसको मुगल कहते हैं। इसीलिए बाबर जो था क्या था, तो बाबर को मुगल कहा जाता था, मुगल कहा जाता था। तो आपको यह प्रश्न पता चला कि बाबर को मुगल क्यों कहते थे। ठीक है, तो आपको यह जानकारी हुई होगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको यह प्रश्न मालूम हो गया कि बाबर को मुगल क्यों कहते हैं, तो जरा हम आते हैं उसके अगले चीज पे, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जो बाबर था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बाबर जो था दोस्तों बरलास, याद रखिएगा, बाबर जो था, ठीक है, बरलास एक कबीला, उस समय क्या थे, गांव नहीं थे, छोटे छोटे कबीले थे। तो जो बाबर था दोस्तों बरलास कबीले से संबंध रखता था। किससे संबंध रखता था,
बरलास कबीले से संबंध रखता था, संबंध रखता था। प्रश्न याद करिए, अगर पूछेगा कि बाबर किस कबीले से संबंध रखता था, तो बाबर बरलास नामक कबीले से संबंध रखता था। अब जरा एक फेमस क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। जितने लोग हैं आप उसको बताइए कि हाँ, अब इंग्लिश के साथ जीके जीएस की भी क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, और यकीन मानिए वो चीजें मैं कुरिंद के लेके आऊंगा आपको कि हाँ पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। जब परीक्षा में जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन जब आएगा ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बड़ा यूजफुल है, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन है कि जो बाबर है किस कबीले से संबंध रखता है, तो आप क्या बोलेंगे? बरलास कबीले से संबंध रखता है। और बरलास कबीला जो था, ठीक है दोस्तों, इस पर बरलास कबीले पर, ठीक है, फारसी, ठीक है, और तुर्की, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, बरलास कबीले के जो भी लोग थे उन लोगों के ऊपर फारसी और तुर्की, ठीक है, संस्कृति का, तुर्की और फारसी संस्कृति का बड़ा प्रभाव था, संस्कृति का गहरा प्रभाव था, गहरा प्रभाव था। अब जरा मैं बता देता हूं कि ये जो बरलास कबीले के लोग थे, इन कबीले के लोगों का जो जीवन था वो फारसी और तुर्की सभ्यताओं से क्या था? बड़ा प्रभावित था। क्या था? बड़ा प्रभावित था। इसलिए ये जो बरलास कबीले के लोग थे, इसलिए बरलास कबीले के जो लोग थे वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए? तो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए दोस्तों? इस्लाम में वो चेंज हो गए, चेंज हो गए। ध्यान से सुनिए, ये जो बरलास कबीले के लोग थे उन पर तुर्की और फारसी सभ्यता का बड़ा प्रभाव था, और धीरे धीरे वहां के लोग क्या हो गए कि बरलास कबीले के लोग इस्लाम धर्म में, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गए? चेंज हो गए। और इस्लाम धर्म में चेंज होने के बाद, ठीक है, इस्लाम धर्म में चेंज होने के बाद उन्होंने, ठीक है, तुर्किस्तान, क्या किया? तुर्किस्तान, नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने तुर्किस्तान को, ठीक है, अपना निवास स्थान बनाया। क्या बनाया दोस्तों? तो इसको उन्होंने निवास स्थान बनाया। याद रखिएगा, तुर्किस्तान को उन्होंने निवास स्थान बनाया, ठीक है, तुर्किस्तान को उन्होंने निवास स्थान बनाया और वहां पे उन्होंने रहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो बाबर है उसको मुगल क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बाबर जो था मंगोल और मंगोलियन प्रजाति का था, और मंगोल चाहे मंगोलियन को फारसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं, इसलिए बाबर को मुगल कहा गया, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो बाबर था वो बरलास कबीले से संबंध रखता था। किससे? तो बरलास कबीले से संबंध रखता था, ठीक है, और बरलास कबीले के जो भी लोग थे उन पर फारसी और तुर्की संस्कृति का गहरा प्रभाव था, इसलिए बरलास कबीले के जो लोग थे वो धीरे धीरे इस्लाम धर्म में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए, और उन्होंने तुर्किस्तान को अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने तुर्किस्तान को अपना निवास स्थान बना लिया, ठीक है। चलिए अब जरा हम आगे चलते हैं। अगर ये हो गया हो तो जरा ये भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से भी अच्छी बात है कि आप लोग के हाथ में ही मोबाइल है, तो कम से कम इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार क्या करते रहिए? देखते रहिए, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताते रहिए, जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिले, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं, अब जरा जो बाबर है इसके और कुछ पहलुओं को जानते हैं, इसके जरा और पहलुओं को जानते हैं। बाबर किससे संबंध रखता था? तो बाबर जो था बरलास कबीले से संबंध रखता था, और बरलास कबीले की जो मातृभाषा थी, ठीक है, वो जो मदर लैंग्वेज थी, ठीक है दोस्तों, क्या थी? प्रश्न पूछेगा
कि बाबर बरलास कबीले से संबंध रखता था, तो बरलास कबीले की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? वो क्या थी? आपके लिए प्रश्न है। अगर आप लोग को जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं तो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, बाबर जिस कबीले से संबंध रखता था उस कबीले का नाम बरलास था, और बरलास कबीले की जो मातृभाषा थी, ठीक है, वो क्या थी? तो वो चगताई थी। चगताई भाषा यानी कि चगताई लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो चगताई लैंग्वेज थी, बाबर बरलास कबीले से संबंध रखता था, चगताई लैंग्वेज को जानता था, लेकिन इसके अलावा जो बाबर था, ठीक है, वो फारसी भाषा में भी क्या था? फारसी भाषा में भी निपुण था। यानी वो चगताई के साथ साथ, ठीक है, वो फारसी लैंग्वेज को भी क्या करता था? एकदम अच्छे तरीके से जानता था, लाइक ए स्कॉलर, एक विद्वान की तरह, ठीक है। और ये जो चगताई लैंग्वेज है दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि आप लोग को मैं बता दूं, ठीक है, बाबर ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, ठीक है, बाबर ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी, और उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया चगताई वंश। क्या कहा गया? इसको चगताई वंश के नाम से जाना गया। एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी उसने। किसने? तो बाबर ने। उसको क्या कहा गया था? तो उसको चगताई वंश के नाम से जाना गया, ठीक है। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में क्या मिला? बाबर किस कबीले से बिलोंग करता था? बरलास कबीले से संबंध रखता था। बरलास कबीले की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? चगताई थी। और ये जो चगताई लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको जानने के अलावा बाबर क्या करता था? फारसी भी जानता था, उसमें वो निपुण था। और इसी चगताई भाषा के नाम पर उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया? चगताई वंश के नाम से जाना गया। और दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसकी आत्मकथा को दो नामों से जानते हैं। इसको कहते हैं बाबरनामा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बाबरनामा, और इसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। जो बाबर की आत्मकथा थी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। बाबरनामा को ही क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी। नाम याद रखिएगा, बाबरनामा को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? तो तुजुक ए बाबरी कहते हैं। और तुजुक ए बाबरी चाहे बाबरनामा को दो लैंग्वेज में लिखा गया। एक लिखा गया फारसी में, एक किस में लिखा गया? फारसी में लिखा गया। और दूसरा किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो चगताई भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? तो दोस्तों, एक लिखी गई फारसी भाषा में और दूसरी किस में लिखी गई? चगताई भाषा में। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, तो हो सकता है कि फारसी ना दिया हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चगताई भाषा होगा, ठीक है। ये चीजें आपको जाननी बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक चीज मैं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको, ठीक है, फिर आपको मैं लास्ट करता हूं, क्योंकि ये डेमो क्लास है। मैंने आपसे दो सवाल पूछा, शुरू में मैंने दो क्वेश्चन किया कि बाबर का नाम किसने रखा। तो दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं, ठीक है, कि बाबर का नाम किसने रखा? तो बाबर के एक चचेरे भाई थे। बाबर के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद हैदर। क्या था? इनका नाम था दोस्तों मोहम्मद हैदर। बाबर के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर लिखते हैं, मोहम्मद हैदर ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ये जो बाबर जिस कबीले से, जिस प्रजाति से, जाति से बिलोंग करता था, ठीक है, चगताई। क्या था उसका? चगताई। तो चगताई जाति के जो लोग थे, ठीक है, वो बड़े ही क्या थे? असभ्य थे। क्या थे? वो बड़े असभ्य थे। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उनको बोलना अटपटा लगता था, अजीब लगता था, कठिन लगता था। इसलिए ये जो मोहम्मद बाबर थे, इन्होंने बाबर का नाम क्या रख दिया? तो बाबर रखा। क्या रखा दोस्तों? तो इन्होंने जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या रखा? बाबर रखा। और जो एक और मैं बता दूं कि बाबर का जो दूसरा नाम था वो क्या था दोस्तों? आपको बताया गया, इसका नाम था जहीरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद बाबर।
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये किस लैंग्वेज का शब्द है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों ये चगताई लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न था कि बाबर का नाम बाबर किसने रखा, तो आपको आंसर मिलेगा कि बाबर के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद हैदर। उन्होंने बाबर का नाम बाबर रखा। क्यों बाबर रखा? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि चगताई वंश के जितने भी लोग थे वो बड़े असभ्य थे, इनहॉस्पिटेबल थे, उनके पास वो जंगली प्रवृत्ति के हुआ करते थे। ठीक है, आदि मानव टाइप थे, उनके पास कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी। तो उनको जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था वो कहने में बड़ा अटपटा लगता था, कठिन लगता था, इसलिए मोहम्मद हैदर ने बाबर का नाम क्या रख दिया, केवल बाबर रख दिया, जो बोलने में क्या लगता था, आसान लगता था। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो डेमो क्लास था, जो भी मैंने बाबर के बारे में डिस्कशन किया, आप लोगों को कितना अच्छा लगा, कितना यूजफुल लगा, कितना इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और क्लासेस आप लोग की डेली रहेगी, ऐसे ही मैं यूजफुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको देता रहूंगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आप सबको बाकियों से बहुत आगे रखेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मैं जानने के लिए आपकी कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, आप लोग आए, जुड़े, इसको ध्यान से देखा, पढ़ा, ठीक है, एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, परीक्षण कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि जो जानकारी दी गई है क्या आप लोगों के पास थी या नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो क्लासेस चलती हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी, हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।